हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी बहुत बहुत स्वागत हो। आज मैं आप सबके लिए सीटेट एग्जाम के लिए जूनियर लेवल एसएसटी की क्लास लेके आई हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, सीटेट एग्जाम के लिए आपको ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है, तो आपको आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए गए आपको सिर्फ उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है। लेकिन उन सारे टॉपिक को क्या करना है, बहुत ही डिटेल से पढ़ना है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको उसको सिलेबस का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी सिक्वेंस में मैं आपको क्या करती हूँ, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के पहले, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले उस सिलेबस का आपको दिखाती हूँ कि आपका सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दिए गए। इसी सिक्वेंस में आपके एसएसटी में हिस्ट्री के टॉपिक दिए गए। अब ये हिस्ट्री के आगे जो ज्योग्राफी के और उसके टॉपिक है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसमें क्या अभी हिस्ट्री के इतने टॉपिक दिए गए, जिसमें आपका पहला टॉपिक है कब, कहाँ और कैसे, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके पहले की वीडियो मैंने आपको हिस्ट्री का पहला जो टॉपिक था उसके बारे में डिटेल से समझाया था कि इतिहास क्या होता है, इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, इतिहास का वर्गीकरण किसने किया था, इतिहास को सर्वप्रथम काल विभाजन करने का प्रयास किसने किया, भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है। ये सारी चीजें हमने इससे पहले के टॉपिक में आपको समझाई थी। और आज हम उसको सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, प्रारंभिक समाज के बारे में। अगर अभी तक आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल से जाके उस वीडियो को देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो की आपको रेगुलर पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगा और आप सीटेट एग्जाम के प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपके एसएसटी में हिस्ट्री का जो सेकंड टॉपिक है प्रारंभिक समाज, इसके बारे में पढ़ेंगे। कि जैसे इसके पहले के वाले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था इतिहास क्या होता है, इसको इतिहास के जानने के स्रोत क्या होते हैं। आपको शॉर्ट में हम रिकॉल करवा देते हैं। इतिहास क्या होते हैं, जो बीत गया और उन घटनाओं का जिसका हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ वही क्या होता है, इतिहास होता है। अतीत की घटनाएं जिनका हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ वही हमारा क्या होता है, इतिहास होता है। इतिहास को जानने के मुख्यतः 3 स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इतिहास का क्या हुआ, कालक्रम में विभाजन किया गया, प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास। इसमें अलग अलग मैंने आपको राइटर्स की बुक बताई जिसके में विदेशी यात्री आए थे, जैसे मेगन स्त्रीज आए, अलबरूनी आए, ऐसे अलग यात्री आए। बहुत बड़ा अलग अलग शासकों की बुक हुई, बाबर नामा हुई, हुमायूं नामा हुई, वेद हुए, इन सब के बारे में समझाया था। ये सब आप क्या थे, इतिहास को जानने के स्रोत थे। और आज का हमारा सेकंड टॉपिक है प्रारंभिक समाज। तो हम जानेंगे कि पहले हमने इतिहास तो जान लिया, अब इतिहास के दौरान हम जानते किसको, जो अतीत में हुई घटनाएं, अतीत में मानव कैसा रहता तो उसका जीवन कैसा था, इन्हीं सब के बारे में तो जानने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरंभिक मानव कैसे थे, पूरा पाषाण क्या था, माइक्रोलिथ क्या था, मेसोलिथ क्या था। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो कृषि का प्रारंभ कब किया, पहिए का आविष्कार, आग का आविष्कार, आग के आविष्कार की खोज हुई, राख का अवशेष कहाँ पे मिला, इसी के अलावा अलग अलग अवशेष पूरा स्थल कहाँ से प्राप्त हुए। और ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए, इम्पोर्टेंट इमेज दिए, उस सबको लगा के समझाएंगे। जिससे क्या होगा कि अगर आपने एनसीईआरटी की बुक नहीं भी पढ़ी तो भी आप इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो करेंगे और आप अपने एग्जाम में तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। पहले हमने इतिहास क्या होता है, अतीत की वे घटनाएं जिनका हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ वो क्या होती है, इतिहास होते हैं। लेकिन अतीत में ऐसे बहुत से कालक्रम हुआ जिसमें क्या हुआ कि वहाँ की घटनाओं का ना ही हमें लिखित साक्ष्य मिला है, लिखित साक्ष्य नहीं मिला, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल क्या होते हैं, जहाँ की घटनाओं का, जहाँ के कालक्रम का हमें लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन जिस लिपि का उपयोग कर रहे थे उसे हम पढ़ ही नहीं पाए। और अगला क्या होता है, ऐतिहासिक काल, कि हमें लिखित साक्ष्य भी मिला था उसकी लिपि को हम पढ़ भी सके। तो अगर कहता है कि कालक्रम का विभाजन किसने आधार पे किया गया या कितने पार्ट में किया गया, तो कितने में किया गया, 3 पार्ट में। पहला कौन सा आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आपका आदिऐतिहासिक काल, तीसरा क्या होता है, ऐतिहासिक काल। तो कई बार क्या होता है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्या करें, जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का लिखित विवरण न प्राप्त हो उसे क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल। इसीलिए क्या होता है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने उसे हाईलाइट कर दिया ताकि इसको जब आप पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन से आपके कम इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कह रहे जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का लिखित विवरण ना प्राप्त हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल। जैसे कहते नहीं कि हमारे आदि मानव जी कैसे थे, पशुओं की तरह जीवन व्यतीत करते थे, पेड़ पौधों पे रहते थे, कंदमूल फल खाते थे, शिकार करते थे, कच्चा मांस खाते थे। ऐसा आपको किसी शिलालेख में, किसी स्तंभ लेख में, किसी अभिलेख में लिखा हुआ मिला
किसी बुक में ऐसा हुआ लिखा हुआ मिला है कि ऐसा होता ही था। ये हमने क्या किया, वहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे परिस्थितियाँ मिली उसके आधार पर बताया, कोई भी लिखित विवरण नहीं प्राप्त हुआ। तो जिस काल की घटनाओं का लिखित विवरण ना प्राप्त हो तो उसे आप क्या बोलते हो, प्रागैतिहासिक काल बोलते हो। और सेकंड आपका क्या होता है, आदिऐतिहासिक काल। आदिऐतिहासिक काल क्या होता है, जिस काल का लिखित विवरण प्राप्त हो परंतु क्या हो, प्राप्त लेख को पढ़ा ना जा सको। हमें लिखित विवरण तो मिला लेकिन जिस लिपि का उपयोग करते थे, जैसे इसमें क्या होती है, आपकी होती है बाऊ-स्ट्रोफिटन लिपि। बाऊ-स्ट्रोफिटन लिपि क्या थी, जिसके प्राप्त लेख तो हमें प्राप्त हुए लेकिन अभी हम उस लिपि को पढ़ नहीं सके। तो इस तरह से जो घटनाएं कालक्रम मिला उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आदिऐतिहासिक काल। आदिऐतिहासिक काल में क्या हुआ, लिखित विवरण तो हमें प्राप्त हुआ है परंतु उस लिखित विवरण में जो लेख प्राप्त हुए उसे पढ़ा नहीं जा सका। तो इस काल को आप क्या बोलेंगे, आदिऐतिहासिक काल। और आपका थर्ड क्या है, ऐतिहासिक काल। जिस काल का लिखित विवरण भी प्राप्त हो तथा प्राप्त लेख को पढ़ा भी जा सका उसे आप क्या बोलते हो, ऐतिहासिक काल। जैसे आप महाजनपद काल के बारे में, गुप्त काल, मुगल काल, इन सब के बारे में पढ़ते हैं तो जितने भी लेख अभिलेख प्राप्त हुए इन सबको पढ़ा जा सका है ना, लिखित विवरण भी मिला है। तो ये सब क्या होते हैं आपके ऐतिहासिक काल। जैसे अशोक और राजा अशोक के अभिलेख मिले, स्तंभ लेख मिले, ये सब क्या है, उसके जो लिपियां थी वो सब पढ़ी जा सकी ना। जैसे जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम लिपि को पढ़ने का प्रयास किया तो उन्हें सफलता भी मिली थी। तो ये जो भी लिपियां प्राप्त हुई, जो लेख प्राप्त हुए, उन्हें पढ़ा जा चुका है। तो इस काल को क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल। तो आप इन तीनों चीज़ों को समझ गए, प्रागैतिहासिक काल क्या होते हैं, आदिऐतिहासिक काल क्या होता है, ऐतिहासिक काल क्या होता है। इन तीनों पॉइंट को याद रखना है, कई बार क्या होता है इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब चलिए हम पढ़ते हैं आरंभिक मानव के बारे में कि मानव कैसा था। जैसे अपने इतिहास से जानने का तो प्रयास कर रहे हैं अतीत की घटनाओं की, तो सबसे पहले तो वो जानने का प्रयास करेंगे इस टाइम का मानव कैसा था, कैसा जीवन व्यतीत करता था, किस तरह से रहता था। तो कह रहा मानव का प्रारंभिक जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था तथा उसका जीवन खानाबदोश था। ये खानाबदोश एक इम्पॉर्टेंट शब्द है, इसको याद रखना है। कई बार क्या होता है बच्चों को इनके अर्थ नहीं पता होते हैं, तो इन सब चीज़ों से कई बार क्या होता है राइट आंसर आते हुए बच्चे गलत कर देते हैं। पहले क्या था, उनका जीवन प्राकृतिक था। प्राकृतिक कैसा था कि हर चीज़ के लिए वो प्रकृति पर निर्भर थे, जल के लिए वो प्रकृति पर निर्भर थे, भोजन के लिए प्रकृति पर निर्भर करते, मतलब वस्त्र भी प्रकृति के द्वारा, कोई भी कृत्रिम चीज़ों का प्रयोग ही नहीं करते थे, जानते ही नहीं थे। और इसके अलावा उनका जीवन कैसा था, खानाबदोश। खानाबदोश का तात्पर्य क्या होता है, कबीलाई जंगली टाइप का, मतलब घूमते रहते थे, घुमक्कड़ टाइप का कह सकते हैं। जैसे अभी भी आप देखते हैं कुछ कबीलाई ऐसे होती है कि एक जगह स्थिर नहीं रह पाते, अस्थिर जीवन था, कभी यहाँ पे रह रहे कभी वहाँ पे रह रहे। तो ये कैसा जीवन था, खानाबदोश। अब खानाबदोश जीवन जीना उनकी एक प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, उनकी एक मजबूरी भी हो सकती है। अब मजबूरी क्या होगी आप सोचिए, जैसे कल मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है, तो वर्ष भर क्या होता था, कुछ नदियों में जल रहता था और कुछ ऐसी नदियाँ होती हैं जिनमें क्या होता है वर्ष भर जल नहीं रहता, उन्हें क्या कहते हैं आप, मौसमी नदियाँ कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको ज्योग्राफी में डिटेल से समझाएंगे। अब मान लीजिए एक ऐसी नदी है जिसमें क्या होता है वर्ष भर जल नहीं रहता, एक विशेष ऋतु में इसमें क्या होता है जल रहता है, मतलब ये कैसी एक मौसमी नदी है। अब आपकी मौसमी नदी, और यहाँ पे आपने क्या कर लिया, अपना घर गुफा उन्होंने बना लिया, ठीक है, यहाँ पे उनके घर गुफा रह रहे। अब एक टाइम आएगा जब ये वर्षा ऋतु में क्या होगी, वर्षा ऋतु में तो पानी है लेकिन एक टाइम आएगा जब आपकी ग्रीष्म ऋतु आएगी तो ये सूख गई। अब इसमें क्या हुआ, कोई भी जल नहीं बचा। अब जब जल नहीं बचा तो उन्हें जल के लिए क्या होगा, जल की तो आवश्यकता है, उनके साथ जो भी होगा जल की आवश्यकता होगी। अब जल की आवश्यकता है तो क्या करेंगे, उन्हें ये स्थान छोड़ के जाना पड़ेगा कि नहीं जाना, बिल्कुल जाना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम की जैसे प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, ट्यूबवेल होता है, समरसेबल होता है, पहले ऐसी तो व्यवस्था थी नहीं। और जल के लिए क्या करते थे, नदियों में तालाबों में ही निवास करते थे, तो उन्हें ये स्थान को छोड़ के जाना पड़ेगा, इसलिए इस स्थान को छोड़ के चले जाते थे दूसरे स्थान पर। और कई बार क्या होता था, मान लीजिए आप ऐसे उस कहाँ पे है जहाँ पे क्या हो रहा है वर्ष भर जल रहा है ना, लेकिन आपका भोजन का स्रोत क्या है, पेड़ पौधे, पेड़ पौधों से जो क्या होता था आपको पत्तियां फल ये सब खाते थे ना। अब ये मान लीजिए जैसे किसी भी पेड़ को देख लीजिए, उसमें एक विशेष मौसम में ही तो फल आते हैं। अब जिस पेड़ के पास ये रह रहे उसमें क्या हो रहा है, एक विशेष मौसम में फल आ गए, उसके पश्चात तो उसमें फल नहीं है, तो उन्हें क्या हो रहा है, भोजन के लिए उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। या कई बार ऐसा होता है ऐसे क्षेत्र में जहाँ भी क्या हो रहा है, कोई भी जंगली जानवर ही नहीं मिल रहे, तो आखेट कैसे करते, शिकार के द्वारा भी अपना भोजन करते थे, तो इसलिए उनको इन सब जगहों को छोड़ने के जाना पड़ता था। इसी का आरंभिक समय मानव का जीवन कैसा था, खानाबदोश, और इधर उधर घूमता रहता था, कई बार इसे अर्ध यायावर टाइप का भी कहते हैं,
तो कई बार आपके एग्जाम में अर्ध यायावर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसमें वही ऑप्शन होता है खाना बदोशी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके एनसीईआरटी के बुक में आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, आपके एनसीईआरटी के जो क्लास 6 की बुक है उसमें इसके बारे में उल्लेख है। और ये इमेज मैंने आपके एनसीईआरटी की बुक से ही ली है, जिससे क्या हो रहा है कि आपने एनसीईआरटी की बुक नहीं भी पढ़ी है फिर भी आप इस सीरीज को पूरा रेगुलरली फॉलो कर लीजिए। आप अपने एग्जाम में देखेंगे आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट हम आपको छोड़ नहीं, जो भी आपके प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करके जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उस सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। बस आप इनको देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और रेगुलरली वे पे रिविजन जरूर करते रहिएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। कह रहे ये जानकारी में मिली कैसे, कह रहे पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटे खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें पत्थरों के औजार आज भी बचे। इन्हें क्या हुआ, पुरातत्व, जो क्या होता है पुरा स्थल से अनेक खनन से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं पुरातत्वविद। क्या कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका कहते हैं आखेटे खाद्य संग्रह किया करते थे। कह रहे कि पहले तो ये आखेट करते थे और कई बार क्या होता था उनका भोजन का संग्रह करते थे, और औजार में क्या करते थे पत्थर के, लकड़ियों के तथा हड्डियों के औजार मिलते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे क्या होता है व्यापक पैमाने पर पाषाण उपकरण मिलते हैं, पत्थर के उपकरण मिलते हैं, औजार मिलते हैं। इसी कारण उसको क्या होता है अलग अलग फिर पार्ट में डिवाइड करते हैं, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, वो आगे पढ़ेंगे चल के। कह रहे इनमें कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने में, हड्डियों और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता है। कुछ के साथ हड्डियां और लकड़ियों की मुट्ठी लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते हैं, और कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी, और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी की जाती। कह रहे जो हमें उपकरण मिले ऐसा नहीं कि सारे सिर्फ शिकार के लिए होते थे, क्योंकि शिकार के अलावा भी तो बहुत सारे काम थे। अब जैसे उन्हें फल फूल काटने हैं तो कुछ ऐसे टूट सकते हैं, कुछ ऐसे नहीं टूटते हैं, तो क्या होता है उनके लिए काटना पड़ता था। और जैसे कई बार हड्डियां मांस होती है तो पूरा ऐसे तो नहीं खा सकते, उनको काटने के लिए कुछ में उन्होंने देखा कि लट्ठियों के मुट्ठे ऐसे, जैसे कोई भी औजार है तो उसमें आप देखा होगा चाकू वगैरह में क्या होता है हैंडल के पास लगा होता है, तो ये क्या होता है उसको मुट्ठा होता था, ये लगे हुए प्राप्त हुए। इसके अलावा जो लकड़ियाँ मिलती तो उसका उपयोग किस लिए करते थे, झोपड़ियाँ बनाने के लिए, कुछ लकड़ियों को औजार बनाने के लिए। तो ये आपको क्या हुआ चित्र मिला है जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिखाया गया। कह रहे पत्थर के औजार का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। पहले क्या करे खाने योग्य जो जड़ है उनको खोदने के लिए किया जाता था। सेकंड, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी की जाती। पहले क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो क्या होता था कई बार की कुछ जड़ें होती थी, जैसे बहुत सारी अभी भी जड़ें हैं जिनसे इंसान क्या करता है भोजन के रूप में ग्रहण करता है। बहुत सारे तने हैं जिन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करता है, जो जमीन के अंदर से निकालने के लिए उनके किसी न किसी उपकरण की आपको आवश्यकता होती है ना, तो उसके लिए प्रयोग करते थे। सेकंड आपका कह रहा है कुछ का क्या करते थे जानवरों की खाल को सिलने के लिए प्रयोग किया जाता था। अब चलिए आगे पढ़ लेते हैं कि मानव भोजन है तो आखेट करता था तथा कंदमूल फल आदि को खाता था। कह रहा है मानव क्या करता, और मानव भोजन है तो आखेट करता था, वो क्या होता था कंदमूल फल आदि को खाता था। और आरंभिक युग में मानव कृषि और पशुपालन से परिचित नहीं थे। इस पॉइंट को याद रखना कि आरंभिक जो युग था उस समय क्या था मानव कृषि और पशुपालन से परिचित नहीं था, ना ही वो व्यवस्थित रूप से कृषि करना जानता था, ना ही क्या करता था पशुपालन करना जानता था। उस टाइम पे क्या था मानव सिर्फ एक उपभोक्ता के रूप में था। उसे मतलब प्रकृति से जितनी आवश्यकता होती थी, जितनी उसकी भूख है उतने फल ले लिए उसको खा लिया। उसके अलावा ना ही बहुत ज़्यादा संग्रह करता था, आवश्यकता के अनुसार थोड़ा बहुत करता था, बहुत ज़्यादा ना ही संग्रह करने का प्रयास करता था, ना ही वो व्यवस्थित रूप से कृषि करता था। इस पॉइंट को याद रखना है। अगर कभी ऑप्शन में आता है कि आरंभिक युग में मानव कृषि और पशुपालन करता तो नहीं करता था, आरंभिक युग में परिचित नहीं था, ये धीरे धीरे आगे चल के परिचित होगा। अब चलिए हम पढ़ते हैं आरंभिक मानव का निवास स्थल कैसा था। जो उस टाइम के मानव थे निवास स्थल कैसा था, कहाँ पे रहते थे, उनके अवशेष कहाँ से मिले, वर्तमान में कहाँ पे हैं। कह रहे आरंभिक मानव पूरा स्थल में रहते थे जिसके अवशेष आपको भीमबेटका, कुरनूर और हुंसी आदि गुफाओं में मिले। तो कई बार पूछ सकता है इसमें भीमबेटका जो आपके सबसे प्रसिद्ध और सबसे इम्पोर्टेंट है।
आपके एग्जाम में अक्सर अगर पूछेगा तो इससे भीमबेटका से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कहेगा आरंभिक मानव के जो पुरास्थल के अवशेष मिले तो कहाँ पे मिले, तो कहाँ पे मिले, भीमबेटका में। और भीमबेटका आपकी है कहाँ पे, तो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। आधुनिक एमपी में आपका भीमबेटका है। ये आपकी भीमबेटका की इमेज जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दी गई है। अब चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं आग की खोज कैसे हुई। जैसे आप सबने स्टोरी के रूप में पढ़ा होता है कि आग की खोज कैसे हुई। दो पत्थरों को आपस में रगड़ने पर कुछ एक औजार का निर्माण कर रहे थे, उसी में किसी वजह से क्या हुआ, उन्होंने पत्थरों को आपस में रगड़ा। पत्थरों को रगड़ा तो क्या हुआ, उनसे चिंगारी निकली और वो चिंगारी क्या होती, जो सूखे पत्ते थे उसमें छू गई, तो उसमें क्या हुआ, काफी भयंकर आग लग गई। अब जब आग लग गई तो कई जानवर क्या हो गए, जिंदा जल गए। अब जब जल गए तो उन्होंने उस मांस को खाया तो उन्हें स्वादिष्ट लगा। तो फिर धीरे धीरे आग की खोज हुई। धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने उसका मांस को पकाकर खाना प्रारंभ कर दिया। तो अगर आपसे कभी पूछते हैं कि आग की जो खोज हुई, लेकिन राख के अवशेष कहाँ पे मिले थे, इस पॉइंट को याद रखना। जो राख के अवशेष मिले थे आपको कुरनूल गुफा से मिले थे। तो आपसे पूछ सकते हैं कुरनूल गुफा वर्तमान में कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में। कुरनूल गुफा आपकी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। और कुरनूल गुफा में किसके अवशेष मिले थे, राख के अवशेष मिलने से पता चलता है कि उन्होंने आग की खोज कर ली थी। अब जैसे आग की खोज संबंध में आपके एनसीईआरटी की बुक में इमेज दी हुई है। कह रहा है कि करनाल को गुफा ड्यूनो, आपका भी मानचित्र समझाएंगे, वहाँ पे अलग अलग गुफाओं के बारे में बताएं। कह रहे कि करनाल की गुफा से कुरनूल की जो गुफा होती है वहाँ पे हमें क्या मिला, आग की खोज के बारे में राख के अवशेष मिले। अब कह रहे आरंभिक लोग अब क्या हो गए, आग जलाना सीख गए। तो आग जलाने का प्रयोग किस लिए करते थे, पहला तो क्या होता है, प्रकाश के लिए, मांस को भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। पहला तो क्या होता था, अंधेरे में क्या होता था, प्रकाश करते थे आग के द्वारा। ये अपने गुफा के बाहर क्या करते थे, आग जला लेते, जिससे जंगली जानवर डर के आते नहीं थे पास में इनके, इसलिए भी करते थे। इसके अलावा क्या करते थे, मांस को भूनने के लिए तो आग का प्रयोग करते ही थे। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं कि आग की खोज कब हुई थी। इससे क्वेश्चन से पॉइंट से बच्चों को कई बार कंफ्यूजन रहता है। आग की आपकी खोज जो होगी थी पूरा पाषाण काल में होगी थी, लेकिन इसका प्रयोग सही से मतलब व्यवस्थित रूप से प्रयोग कब प्रारंभ हुआ, तो इसका प्रयोग प्रारंभ हुआ था नवपाषाण काल में। इस पॉइंट को याद रखना, जिससे क्या वो पत्थरों को आपस में टकराने से उन्हें पता तो चल गया आग होती है, आग की खोज कर रही, लेकिन इसका व्यवस्थित रूप से जो अपने जानवरों को मांस को भूनने के लिए, अपने गुफाओं के बाहर प्रकाश के लिए, इन सब के लिए अभी उन्होंने व्यवस्थित रूप से प्रयोग करना प्रारंभ नहीं किया था। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है आग की खोज कब हुई थी, तो पुरापाषाण काल में हुई। आग का व्यवस्थित रूप से प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था, तो नवपाषाण काल में हुआ था। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं आरंभिक मानव की भाषा व कला कैसी थी, कि उस टाइम का मानव तो उसकी भाषा कैसी थी, कला कैसी थी, कौन सा मानव सबसे पहले बोलने लगा था। तो आपके एनसीईआरटी के बुक में उल्लेख है होमो हैबिलिस सबसे पहले बोलने वाले मानव थे। जैसे वर्तमान में मानव का नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। इसी प्रकार होमो हैबिलिस जो मानव था उसने सबसे पहले बोला। इसके अलावा इन्होंने अपनी कलात्मक क्षमता का प्रयोग करके क्या किया था, शैल चित्रकला का प्रयोग किया था, या इनके कुछ बर्तन मिले थे उनमें भी इनकी क्या चित्रकला का प्रमाण मिलता है। तो पूछ सकते हैं कौन सी चित्रकला थी उस टाइम पे आरंभिक मानव प्रयोग करते थे, तो कौन सी शैल चित्रकला थी। इसके अलावा जैसे आप ये देख सकते हैं क्या हुआ था, एक पात्र मिला था जिसमें क्या होता है, मिट्टी के बर्तन मिले थे जिनमें क्या किया जाता, अलंकरण किया गया। अब जब ये अलंकरण किया गया तो अलंकरण उनके कला का ही तो उल्लेख है कि उसमें कला का था, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, मिट्टी के बर्तन मिले जिनमें अलंकरण किया गया था। इसके अलावा आपके शैल चित्रकला की इमेज आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। कह रहा जिन गुफाओं में लोग रहते तो उनके कुछ दीवारों पर चित्र मिले, उनमें सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले। कह रहा मुख्यतः उदाहरण जो मिले थे आपके मध्य प्रदेश, जैसे आपका भीमबेटका गुफा कहाँ पे मिली, आपके एमपी में। उत्तर प्रदेश की, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से चित्र मिले। और चित्र किस चित्रकला के होते थे, तो शैल चित्रकला। ये आपके किसका, शैल चित्रकला का चित्र, जिसमें आपको देख सकते हैं किसका, एक आखेट करते हुए का चित्र दर्शाया गया इनकी गुफाओं में। तो कई बार आपसे पूछ सकते हैं शैल आरंभिक काल में कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध थी, या आरंभिक काल के मानव किस चित्रकला से परिचित थे, तो कौन सी चित्रकला थी, आपके शैल चित्रकला से। चलिए अब आगे हम पढ़ लेते हैं प्रागैतिहासिक काल। जैसे आपको मैंने अभी इतिहास को बताया कि कौन कौन से कालक्रम में डिवाइड किया गया था, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल। इसमें क्या हुआ था, पाषाण के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, पाषाण की उपलब्धता, इन सब के आधार पर आपको इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया।
पहला आप क्या है, पूरा पाषाण काल, दूसरा आपका पाषाण काल, तीसरा क्या है, नवपाषाण काल। तो कई बार क्या होता है एग्जाम में इन्हीं से पॉइंट पूछ सकते हैं कि कौन कौन सा है या नहीं, पूरा पाषाण काल, पाषाण काल व नवपाषाण काल। इसमें क्या होता है, नवपाषाण काल के कुछ उपकरण, क्योंकि क्या हो रहा था बहुत सारे उपकरण क्या हो रहे थे, पत्थर के मिले थे। पहले क्या होता है सिर्फ पत्थर का उपयोग करने लगे, धीरे धीरे आपके पाषाण काल में क्या हुआ, उनके छोटा हुआ, आकार अच्छा हुआ। नवपाषाण काल में क्या होता है बहुत नुकीले, इसके अलावा धातुओं का भी प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था औजार के रूप में। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आपकी क्या है कि नाम और तिथियां करके आपके एनसीईआरटी की बुक में एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है। कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इससे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसको आप आसानी से समझ लीजिए। कई बार क्या होता है एनसीईआरटी बुक में ऐसे जो आपको फैक्ट के रूप में दिया जाता है एक ब्रैकेट में, या इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं या समरी करके, और एग्जाम में क्वेश्चन उन्हीं से पूछ सकते हैं। और बच्चे क्या करते हैं कई बार थ्योरी तो बुक की पूरी पढ़ लेते हैं और इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं। इसीलिए आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से समझा रही हूँ, क्योंकि आपको अपने सिलेबस में जो दिया गया है वही टॉपिक को पढ़ना है, लेकिन उन्हीं टॉपिक को पूरा डीप से पढ़ना है, ताकि अगर पेपर का लेवल मॉडरेट होता है, टफ बनता है, फिर भी आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जिससे आप सबको पता है कि सीटेट का रिजल्ट कितना कम जा रहा है, पासिंग रिजल्ट। इसका मेन कारण क्या होता है, लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं लेकिन पास कितने कम बच्चे होते हैं। कारण क्या होता है कि हम सीटेट के पैटर्न को नहीं समझ रहे, सीटेट हमसे किस तरह से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, सीटेट हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट को डेवलप करना चाहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लर्न करने के लिए कि सारे फैक्ट याद कर लिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के। इसीलिए आपसे क्या होता है सीटेट एग्जाम में पेडागोजी हर सब्जेक्ट की पूछी थी। और पेडागोजी होती है कि आपकी टीचिंग आर्ट, कि आपको बच्चों को पढ़ाना कैसे, जो आपका ज्ञान है उसका व्यवहारिक रूप से प्रयोग कैसे करना है। तो चलिए अब पढ़ते हैं इस ब्रैकेट में क्या दिया है कि हम जिस काल के बारे में पढ़ चुके हैं पूरा विद्वानों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को क्या कहते थे, पूरा पाषाण काल। यह शब्द दो शब्द पूरा यानी पूरा और पाषाण से मिलकर बना है। तो पूरा का तात्पर्य क्या होता है, प्राचीन पुराना, और पाषाण का तात्पर्य क्या होता है, पत्थर से। और यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों को महत्व को बताता है। पूरा पाषाण का 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पूरा पाषाण काल किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो पूरा व पाषाण से। पूरा का तात्पर्य क्या होता है, पुराना, और पाषाण का तात्पर्य क्या होता है, पत्थर। अब कह रहा है इसी के उदाहरण क्या होता है, आपके पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिएगा। पहला आरंभिक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल व उत्तर पूरा पाषाण काल। तो कई बार आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि पूरा पाषाण काल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तो इस काल को भी आपने कितने 3 भागों में विभाजित किया। और इसके बाद कह रहा है कि हम जिस पर्यावरणीय बदलाव हुए, आपका क्या होता है मध्य पाषाण काल जब आता है तो उसमें क्या हो रहा था, धीरे धीरे पर्यावरण में बदलाव हो रहे थे, उससे आप क्या बोलते हैं मेसोलिथ या मध्य पाषाण काल। इस पॉइंट को याद रखना है। कई बार क्या होता है एग्जाम में ऑप्शन में मध्य पाषाण न देख के मेसोलिथ दे देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेसोलिथ तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। इसी मध्य पाषाण काल को ही क्या बोलते हैं, मेसोलिथ भी कहते हैं। और कह रहे हैं इस काल का जो समय था लगभग 12,000 साल से पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया। जी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ या लघु पाषाण भी कहते हैं। कह रहे इस काल में जो औजार मिले थे काफी छोटे हो रहे थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ भी कहते हैं। और इन औजारों में हड्डियां और लकड़ियों के मुट्ठी लगे हंसियां और आरी जैसे औजार मिलते हैं। जो अभी आपको मैंने समझाया कि जो औजार एक तो छोटे हो रहे थे, दूसरे क्या होता है उसमें मुट्ठे लगे हुए थे, हंसिया जैसा मिल रहा था, उसमें क्या होता मुट्ठे वो लगा हुआ था, लकड़ी का मुट्ठा लगा होता था, जैसे इस तरह से होता था, उसमें क्या होता है लकड़ी का मुट्ठा लगा होता था। इसके अलावा कह रहा है कि पूरा पाषाण युग वाले औजार भी बनाए जाते थे। और अब आगे कह रहा है कि नवपाषाण का तात्पर्य क्या होता है, लगभग 10,000 साल पहले से होता है। इसी युग को क्या बोलते हैं, तो नवपाषाण युग कहते हैं। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण ये आपके ग्रीक शब्द 2 हैं, पेलिया व लिथिक से मिलकर बना है। तो कई बार आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे हिंदी में पूछेगा तो पूरा का तात्पर्य क्या होता है, हिंदी में पूरा का तात्पर्य होता है प्राचीन पुराना, और आपके पाषाण का तात्पर्य क्या होता है, पत्थर होता है। लेकिन अगर आपसे कभी पूछते हैं पूरा पाषाण जो आपके ग्रीक के किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो पूरा पाषाण आपकी ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं,
पेलिया व लिथिक से मिलकर बना है। और पेलिया का तात्पर्य क्या होता है आपका वहाँ पुराना, और लिथिक का तात्पर्य क्या होता है पत्थर। तो कई बार आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे हिंदी में पुरा का तात्पर्य क्या पुराना और पाषाण का पत्थर, उसी प्रकार ये ग्रीक शब्द दो शब्द है पेलिया व लिथिक से मिलकर बने हैं। पेलिया का तात्पर्य क्या होता है पुराना और लिथिक का तात्पर्य क्या पत्थर। अब इसके पश्चात आपके क्या होता है पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। पहला आपका आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल व उत्तर पूरा पाषाण काल। तो इससे रिलेटेड कुछ पूरा पाषाण स्थल के उदाहरण हैं, जैसे आपके भीमबेटका की गुफाएं, होसंगी की गुफाएं, कुरनूल गुफाएं, ये सब क्या कुछ पूरा पाषाण स्थल के उदाहरण हैं। जैसे भीमबेटका से आपको कुछ में उनके रहने के जो अवशेष मिले थे गुफा की भीमबेटका, जो कहाँ पे स्थित है आपके एमपी में स्थित है। होसंगी की गुफाएं मिली, कुरनूल की गुफाएं, कुरनूल की गुफा से क्या जिससे आपके राख के अवशेष मिले, ये कहाँ पे है वर्तमान आंध्र प्रदेश में। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी भीमबेटका है, उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कुरनूल से, ठीक है। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि मध्य पाषाण काल क्या है। मध्य पाषाण क्या वह समय जब पर्यावरण में धीरे धीरे क्या होता है बदलाव हो रहा था। अब जब पर्यावरण में धीरे धीरे बदलाव हो रहा था तो ये कृषि करना भी धीरे धीरे सीखेंगे, और उसके बाद क्या होगा पशुपालन भी धीरे धीरे प्रारंभ करना सीख रहे थे। तो कई बार आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मध्य पाषाण काल को और किस नाम से जानते हैं, तो किससे माइक्रोलिथ्स के नाम से जानते थे, अभी मैंने आपको समझाया। और इस काल के औजार कैसे हो गए थे, प्रायः छोटे हो गए थे, जिनको सूक्ष्म पाषाण उपकरण भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि किस काल के औजार धीरे धीरे छोटे हो रहे थे, और जो औजार मिल रहे थे उसमें लकड़ी के हत्थी वगैरह प्रयोग हो रही थी, तो किसमें हो रही थी आपके मध्य पाषाण काल में। अब चलिए हम पढ़ते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में पत्थर के औजार परिष्कृत हो गए थे तथा धातु के हथियार भी प्रयोग में आने लगे थे। जो पत्थर के औजार होगा परिष्कृत का तत्व क्या अधिक चिकने और नुकीले, देख सकते हैं कि इनकी नोक कितनी ज्यादा होने लगी थी। और आपने जब इससे पहले देखा था सबसे पहले आरंभिक मानव में जिसका प्रयोग सिलने के लिए कर रहे थे या कुछ निकालने के लिए, तो कैसे थे बहुत ज़्यादा उबड़े खाबड़े थे, मतलब बहुत ज़्यादा नुकीले नहीं थे, बहुत परिष्कृत नहीं हो रहे थे, और लकड़ी की हड्डियों के उपकरण प्रयोग कर रहे थे। अब क्या हो रहा था पत्थर के बहुत अच्छे, और इसके अलावा क्या हो रहा था धातु के हथियार भी प्रयोग में आने लगे। किस काल में आपके नवपाषाण काल में। ये आपकी इमेज आपकी एनसीईआरटी के बुक में दी गई है। अब चलिए पढ़ते हैं नवपाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल हैं, जैसे क्या होता है आपका बुजुर्ग होम है, मेहरगढ़, ये क्या प्रमुख नवपाषाण काल के स्थल है। कई बार आपसे इन 3 पॉइंट से क्वेश्चन में एग्जाम पूछे जा सकते हैं। जैसे कह रहा है कि आग का आविष्कार कब हुआ था, तो आग का आविष्कार आपके पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार कब हुआ था, नवपाषाण काल में। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में। इन तीनों पॉइंटों को याद रखना। कई बार क्या होता है आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार पूछ रहा है तो पूरा पाषाण काल, लेकिन आग का क्या होता है व्यवस्थित रूप से प्रयोग कब हुआ था, तो नवपाषाण काल में हुआ था। अब चलिए आपके एनसीईआरटी के बुक में कुछ पुरा स्थल के बारे में दिया गया आपके इमेज में कि कौन कौन से पुरा स्थल कहाँ कहाँ प्राप्त हुए, तो इनके सबके आपको नाम याद रखने हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि आपके एनसीईआरटी की बुक में कह रहा है जो आपका रेड है ये आपके कौन से पुरा पाषाणिक स्थल हैं, जो आपके ब्लू है ये आपके नवपाषाणिक स्थल है, जो इससे ग्रीन टाइप में आपके क्या महापाषाणिक स्थल। इसके बाद आरंभिक गाँव, आरंभिक आधुनिक नगर के बारे में जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ लेते हैं पूरा पाषाणिक स्थल कौन कौन से हुए थे। जैसे आपके क्या कुरनूल की गुफाएं, होसंगी, ये क्या आपके पूरा पाषाणिक स्थल थे। और आपका क्या भीमबेटका, जैसे आपका ये भीमबेटका है, भीमबेटका के समीप कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। ये सब मैं आपको ज्योग्राफी में डिटेल से समझाएंगे। तो आपसे पूछ सकते हैं कि पूरा पाषाणिक काल के कौन कौन से थे, तो आपको भीमबेटका, होसंगी व कुरनूल की गुफाएं। और आपका नवपाषाणिक काल के कौन कौन से इन सबको याद रखना। कई बार क्या होता है आपके ऑप्शन में दे देता है 4 पॉइंट या उनमें से एक नहीं होता, तो कहता है इनमें से कौन सा पूरा पाषाणिक काल का नहीं है, तो आपको पता होने चाहिए थे। जैसे आपका कौन सा कौल्डिया, चिरौंद, दोजली और आपका हुल्लूर है, पैथमपल्ली, ये सब आपके कौन से नवपाषाणिक काल के स्थल हैं। इन सब चीज़ों को याद रखना। अब चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं। आपके एनसीईआरटी की बुक में एक और इमेज दी हुई है, खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, कि जैसे लोगों ने धीरे धीरे कृषि का प्रारंभ किया था। जैसे आपको पता है कि आरंभिक काल में क्या होता है कृषि और पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था। और अगर आपसे कभी पूछते हैं कि सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था, तो किसको बनाया था, कुत्ता को। तो क्या इसी दौरान उप महाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। क्योंकि मैंने आपको बताया था मध्य पाषाण काल में क्या हो रहा था, धीरे धीरे पर्यावरण में भी बदलाव हो रहा था।
शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को बटोरना शुरू कर दिया होगा और यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वो कृषक बन गए होंगे। अब करें इसी तरह लोगों ने अपने घर के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करके उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह क्या था? कुत्ते का जंगली पूर्वज। जैसे वर्तमान में कुत्ता है, इसी का सबसे पहले बनाया किसको गया था? कुत्ते को। जो उस टाइम पे कहले क्या थे? कुत्ते जंगली थे। अब जैसे क्या हो गया? कुत्ते पालतू हो गए। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले नहीं कि कुत्ते को ही बनाएगा। अब आपको ये पता कैसे चला कि जो आपको अवशेष मिले उसमें साथ में क्या हो? कुत्ते को भी दफनाया गया है। कई बार क्या होता था, किसी मालिक की मृत्यु होने पर उसके पालतू कुत्ते को भी उनके साथ दफना दिया जाता था। ऐसे आपको अवशेष मिले हैं। और सुअर जैसे जानवरों को अपने घर के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग जंगली जानवरों का आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे धीरे पशुपालक बन गए। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम क्या हुआ? कृषि करना सीखे। कृषि करने के पश्चात क्या हुआ? धीरे धीरे उन्हें पशु का पालन करना भी सीख गए। क्योंकि आप सबको पता है कि पशुपालन से क्या हो रहा था? धीरे धीरे उनके जीविका में निर्वाह के लिए स्थायित्व आ रहा था। कृषि करने से स्थायित्व आ रहा था। पहले क्या होता? जहाँ उनकी आवश्यकताएं पूर्ण होती थी वहीं चले जाते थे। अब धीरे धीरे उनका अस्थिर जीवन में क्या हो रहा है? स्थिरता आ रही थी। तो आज आपने पढ़ा कि उस टाइम के उनके मानव के आरंभिक जीवन कैसे थे। अब हम पढ़ेंगे उसके बाद क्या होता है? हड़प्पा सभ्यता क्या है, वैदिक सभ्यता क्या, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, इसे और हमारे चैनल पे सीटेट एग्जाम के लिए CDP की क्लासेस चली रही हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे हिंदी पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, मैथ पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, EVS की थ्योरी क्लासेस, NCERT बेस्ड थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, EVS पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। सीटेट एग्जाम के लिए जूनियर लेवल साइंस की क्लासेस भी चल रही हैं। इसके अलावा बहुत जल्द इंग्लिश पेडागोजी की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और CDP की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है, EVS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है, हिंदी पेडागोजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है। आप सारे वीडियो को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और अगर आपको PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको PDF फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड की जाती है। ओके फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। और आपको कोई चीज़ नहीं समझ में या कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें, क्योंकि आपके जो वैल्यूएबल कमेंट होते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप सब जानते हैं किसी भी काम को करने के लिए क्या होता है? मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपके जो कमेंट होते हैं और जो वीडियो को लाइक करते हैं इससे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं और भी वीडियो बनाती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।